नमस्कार, मैं संकेत अवटे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मार्केट में किस प्रकार की मूवमेंट आई थी। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके भी जवाब देने की कोशिश मैं करने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट में इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने वाला हूं। एक्चुअली क्या मार्केट में चल रहा है, सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ओवरऑल हम निफ्टी की पहले बात करते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो शुरुआत हुई थी अप्रोक्सीमेटली 23,530 के आसपास से, और वहां से सीधा मार्केट चला गया। अप्रोक्सीमेटली हाई इसने बनाया था 23,780 के आसपास। वहां से सीधा मार्केट गिर के कल का लो उसने ब्रेक कर दिया, विच इज डेंजरस सिचुएशन फॉर द लेवल्स। एक्चुअली अभी अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो मार्केट सडनली अगर फिर से लो की तरफ आता है तो आप बेटर जानते हो क्या हो सकता है, क्योंकि पैनिक तो अभी भी मार्केट में है। बट उस हिसाब से अगर हम बात करें कि ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी भी मार्केट अकेला एक डायरेक्शन में नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस आपकी इकोनॉमी की वाट ना लगी हो या आपकी ग्रोथ कंप्लीटली खत्म इन द सेंस, एक तो कंसोलिडेट या कंसोलिडेशन के नीचे, मतलब आप नीचे नीचे ग्रोथ दिखा रहे हो, डिक्लाइन दिखा रहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, तभी आपकी वाट लग सकती है इकोनॉमी की। ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई मेजर इशू अभी भी हमारे इकोनॉमी में है। नो डाउट प्रॉब्लम्स है जिनको इंप्रूव हम करते रहेंगे, बेटर और बेटर बनते जाएंगे, बट फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। ग्लोबल मार्केट की आप बात करो, फुटसी देखो या आप एसएनपी देखो, या उसके साथ साथ अगर आपको देखना है निक्कई देखो, शंघाई देखो, कोई भी मार्केट आप देखो तो आपको पता चल जाएगा, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप और चाइनीज मार्केट देखो, ताइवान वाला देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट सारे स्ट्रांग है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी पूरा मार्केट क्रैश होता है तो बहुत बार रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। आपके कमेंट्स आते हैं ना, सर आपने रीबैलेंस नहीं किया, रीबैलेंस करो रीबैलेंस करो। भाई साहब एक चीज याद रखो, रीबैलेंस में फंस जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों मैं बात कर रहा हूं, देखो कई स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, मेजरली मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक XYZ नाम से, ओके, XYZ नाम का सेक्टर है, उसमें 50 कंपनीज है। वो 50 कंपनी में से 2-3 कंपनियां ऊपर जा रही है, बाकी सारी नीचे आ रही। इन दिस सिचुएशन यू डोंट नीड टू रीबैलेंस और यू डोंट नीड टू सेल दो स्टॉक, बिकॉज प्रॉब्लम एक कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम ओवरऑल मार्केट में है। अभी फिलहाल जो जा रहा है ना नीचे, ओवरऑल निफ्टी नीचे जा रहा है, 10% से निफ्टी नीचे है। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल मार्केट डाउन है, मार्केट में पैनिक है। अच्छे बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी जो है ना, उनको भी बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भगवान नहीं है कि बढ़िया स्टॉक पिक करें। मैं जो पिक करूंगा वो भी नीचे जाएंगे, आप जो पिक करोगे वो भी नीचे जाएंगे, दूसरे कोई लोग पीछे पिक करेंगे वो भी नीचे ही जाने वाले हैं। सो समझने वाली बात इसमें इतनी है कि ओवरऑल मार्केट जब डाउन जाता है तो थोड़ा शांति के साथ डिसीजन लेना चाहिए। 10% फॉल इज नॉट अ बिग फॉल। अगर आपकी स्मॉल और मिड में इन्वेस्टमेंट हो तो ये मे बी 20% तक फॉल आपको नजर आ सकता है आपके फोलियो में, बिकॉज वो भी जनरलाइज उसको हम करार दे सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी मार्केट उसके सेक्टर वाइज अगर आप कंपेयर करो तो समझ में आ जाएगा कि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा नीचे आता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज। सो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि 10-15% भी ठीक ठाक है, बट उससे नीचे जाने लगता है तो हमें कॉशियस होना होगा और धीरे धीरे फोलियो को हल्का बनाना होगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट का फंडामेंटल्स बिल्कुल भी खराब नहीं है। अब इसमें और बहुत सारी कमेंट्स आती है कि मुकेश अंबानी साहब क्या कर रहे हैं, कि उनका रिलायंस भी नीचे जा रहा है, उसके साथ साथ उनका जियो फाइनेंशियल्स भी नीचे जा रहा है, उसके भी कमेंट बहुत सारे हैं। जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप लो देखो तो अप्रोक्सीमेटली उसके हाई से, मतलब मार्च 2024 से लेके आज तक वो अप्रोक्सीमेटली 25% डाउन है, मतलब उसके लो तक। और फिर भी अभी वो लो के आसपास ही, मतलब मेरे हिसाब से अगर फिर से आप कैलकुलेट करोगे तो करंटली वो 22-23% तो नीचे होगा ही होगा। ओवरऑल 25% का इसने लो बना दिया है। बात करते हैं मुकेश अंबानी साहब की, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कुछ काम रोका तो नहीं है। नो डाउट ऑयल एंड गैस में थोड़ा प्रेशर है, ग्लोबली टेंशन चल रहे हैं। इसमें ग्लोबली टेंशन अगर आप बात करें तो बाद में रिलायंस में आ जाते हैं। ग्लोबल टेंशन की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन में क्या हुआ आपको पता है, मैंने कल के वीडियो में कवर किया था एंड के अंदर, क्योंकि जो मार्केट गिरा है आज वो रशिया और यूक्रेन के बीच में और ज्यादा तनाव बढ़ चुका है। सिंपल मिसाइल दिए थे यूएस ने यूक्रेन को रशिया के ऊपर दागने के लिए। अब मुझे ये बहुत ज्यादा धक्का लगा ये सुन के, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पुतिन ये काम करेगा, क्योंकि
मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, मतलब इनके सारे डॉट्स कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। पुतिन की थॉट प्रोसेस, यूएस की थॉट प्रोसेस, और जो भी यूक्रेन कर रहा है उनकी थॉट प्रोसेस, और उनको दुनिया कैसे देख रही है। बात करते हैं यूएस की। यूएस को क्या है कि रशिया को अपोज है, उनका दोनों का संबंध बिल्कुल खराब है। इसका मतलब सिंपल है कि उनको उनको अपोज ही करना है एक दूसरे को। दैट्स वाई यूएस बीच में उतर गया और उन्होंने बोला कि यूक्रेन को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, यूक्रेन हमारे साथ है, यूक्रेन शांति चाहता है, आप उनको जबरदस्ती कर रहे हो, दैट्स वाई आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन को हेल्प करके हम आपके ऊपर मिसाइल्स वगैरह डाल देंगे। और सेम यूएस ने मिसाइल दे दी यूक्रेन को, यूक्रेन ने हमला कर दिया पुतिन साहब के ऊपर। मैं सिंपली बोल रहा हूं पुतिन साहब के ऊपर, ये रशिया के ऊपर नहीं है, पुतिन साहब के ऊपर है। रीजन बिहाइंड दैट, साइको आदमी है क्लियरली। सो वो भी आप क्लियरली बड़े बड़े मिसाइल डालने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो न्यूक्लियर वेपन का जेन्युइनली इस्तेमाल करेंगे, वाट लग जाएगी भाई साहब देश की। इन झगड़ों में, इन जातिवादों में हम इतने ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं ना। इंडिया में वही हो रहा है कि इंडिया में वॉर नहीं हो रहा है, बट इंसानों के बीच में जंग चल रही है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, या तुम क्रिश्चियन हो, या XYZ, ये सारी चीजें चल रही है। ये बहुत ज्यादा अंदर तक अपने देश को खोखला बना सकती है। इसका मतलब मैं कांग्रेसी वैसे बिल्कुल मत समझना, सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूं। एक लिमिट तक ठीक है, मुझे मेरी जात पे गर्व है, मुझे अभिमान है। मैं सिंपली मेरे मंदिर में जाता हूँ, टेंपल में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं मेरे भगवान की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मेरे हिसाब से भगवान को सिक्योर या भगवान को सिक्योरिटी देने लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब सिंपल है कि मेरे भगवान को अगर तुम कुछ बोलोगे तो इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ करूं, इतना ज्यादा बड़ा तो मैं नहीं हूं। मतलब भगवान को रक्षा करने की जरूरत पड़े, भगवान की रक्षा मैं करने वाला इतना बड़ा आदमी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। सो मेरे हिसाब से उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, वो देख लेगा। उसमें इतनी ताकत है यार, मतलब ये पृथ्वी वो बना सकता है। तो सिंपल है, खुद को अगर कोई बोलेगा तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, जो भी जुगाड़े उन्होंने बना रखा होता है। सो सिंपली फोकस ये करो कि अपनी प्रार्थना करनी है, हमें भगवान की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज में, मराठी में बोल रहा हूं मैं। सो जितना ज्यादा आप पर्सनल लेवल पे और पर्सनली भगवान को टच करने की कोशिश करोगे, उतना अपने लिए बेटर होगा, उतनी आपकी सोल बेटर बनती जाएगी। उससे इंपॉर्टेंट चीज और एक बताना चाहता हूँ, वोटिंग चल रहा है महाराष्ट्र में। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया होगा तो कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप ये तो बोल सकते हो कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि इंडिया में या महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बने, या मेरा योगदान उसमें है। दूसरी बात ये आती है कि जो भी यूएस में चल रहा है, अब यूएस में आ गए हैं डोनाल्ड साहब। मेरे हिसाब से डोनाल्ड साहब बहुत ज़्यादा बढ़ावा युद्ध को नहीं देते हैं, बट उनकी एक सिस्टम है, उनका एक आप बोल सकते हो कि बड़ी एक कम्युनिटी है, वहाँ पे एक लॉबी है जो सपोर्ट करती है युद्ध को, और आप बोल सकते हो वेपन्स को, क्योंकि उनको वेपन्स सप्लाई करने होते हैं। फोकट कुछ भी नहीं करते वो लोग, बाद में उसका पैसा ले ही लेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। और ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वेपन्स के, और रशिया भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ये सिंपल है। अब यहाँ से ये अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे, फिर ऑयल्स कंपनीज पे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है वो तय कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी कंपनियां गवर्नमेंट रिलेटेड काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑयल का काम वगैरह वगैरह जो भी है, तो वहां पे प्राइसेस डिसाइड करती है गवर्नमेंट, उससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। अगर रॉ मटेरियल, बेस मटेरियल, जो भी आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, उसकी अगर कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है तो जो भी बीच के लॉसेस वो आपको बियर करने होते हैं। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि यार आज तुमने लॉस किया, मैं पैसा दे देता हूं, ये नहीं होता है। हाँ, नो डाउट प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, बट प्राइवेट प्लेयर को मेजर इंपैक्ट आ जाता है। सो रिलायंस में अगर आप देखो तो थोड़ा ऑयल एंड गैस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पे ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, बट मैं बोलता हूं ये दोगलापन है। क्यों बोल रहा हूं? रीजन बिहाइंड दैट, रिलायंस ने क्लियरली बोल दिया है कि हम ऑयल एंड गैस का बिजनेस कम कर सकते हैं और बाकी बिजनेसेस हम बढ़ा रहे हैं। वहां पे हमें सैचुरेशन दिख रहा है, इसीलिए हम उस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड ना करते हुए हम फोकस करेंगे अदर बिजनेसेस के ऊपर। अब वो सेम चीज वो कर रहे हैं, इसीलिए रिलायंस को बहुत ज्यादा वेटेज लोगों के द्वारा दिया गया था, एनालिस्ट के द्वारा दिया गया था। अब रिलायंस को नीचे जाने की वजह बताया जा रहा है ऑयल एंड गैस। भाई साहब, रिलायंस बढ़ने की वजह थी कि ऑयल एंड गैस को कम कर रहे। अब वो कम कर रहे, वो भी दिक्कत है, बढ़ा रहे, वो भी दिक्कत है, तो वो करे क्या? अब मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, बट जिस लेवल पे अंबानी साहब जा रहे हैं, अंबानी साहब की एक एडवर्ब नाम की कंपनी उन्होंने एक्वायर करी है, उसमें इनके स्टेक्स है,
रोबो बनाने का प्लान चल रहा है भाई साहब, 2025 में रोबो लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। मतलब वो जो रोबो है वो रिटेल में यूज हो जाएंगे, उसके साथ साथ फैशन में यूज हो जाएंगे, एनर्जी में यूज हो जाएंगे। और ये सारे बिजनेसेस कौन करता है? अंबानी साहब कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, जो भी वहां पे प्रोड्यूस होगा यूज कहां पे होगा? अंबानी साहब की कंपनी में ही होगा। वही कंपनी में स्टेक लिए, किसी कंपनी में स्टेक लेके वहां पे रोबो बनाए, रोबो बना के फिर से अपने ही कंपनी से ऑर्डर दिए। वो भी कंपनी का भला, अपने भी कंपनी का भला, हम भी नंबर 1 बने, हमने ये बनाया वो बनाया, वो भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हर एक सेक्टर में हमें राज करना है। इस सिंपल प्रिंसिपल पे वो चल रहे हैं। सेम हम बात कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, 25% गिरावट नजर आ रही है। बट एक चीज याद रखना, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक सिंपल मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस चाहिए इनको। भाई साहब लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे रिलायंस में, सिर्फ उन लाखों लोगों को इन्होंने इंश्योरेंस दे दिया इस कंपनी के माध्यम से ना, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ये लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह या स्टॉक मार्केट के कुछ प्रोडक्ट ये लोग दे देंगे, एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें आ जाएगी, अपने एम्प्लॉय को देंगे, बहुत बड़े स्केल पे चले जाएंगे। उसके बाद में आता है उनका कस्टमर बेस, रिटेल से हो या जियो स्मार्टफोन या जो भी रिलायंस का कम्युनिकेशन, उनका जो भी बिजनेस है जियो कम्युनिकेशन, उनके थ्रू कनेक्टेड लोग हो, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सबको अगर ये सर्विसेज दे, बहुत बड़ी बात होती है। खुद स्मार्टफोन बनाते हैं, खुद सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद प्रोडक्ट बेचते हैं, उनमें अगर ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इनका खुद का प्रोडक्ट है, लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ अगर मुझे और ज्यादा एक्सपांड करना है तो ये लोग उनके ही बिजनेस में जो स्मार्टली ये जो गैजेट्स देते हैं उनके लिए रेंट आउट करते हैं गैजेट्स, ये भी इनके माध्यम से हो सकता है। और ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये गेटवे के थ्रू होता है। गेटवे खुद का बना सकते हैं, लाइक रेजर पे वगैरह, अगर आपने सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा उसमें घुसूंगा नहीं। गेटवे क्या करता है, कैसे करता है, अप्रोक्सीमेटली 1% चार्ज करता है। लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं रिलायंस में, और उनमें 1% लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनमें से अगर ये 5-10% भी खुद के पास ले लेंगे ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। सो इस लेवल पे होता है। उसे भी मुकेश अंबानी साहब की एक बात आती है कि यूएस की बात चली रही है, तो बात करते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क अब सीधा गवर्नमेंट में घुस चुके हैं, उनमें अब तनातनी चल रही है दोनों में, पावेल का और उनका हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। रीजन बिहाइंड दैट कि पावेल ने फिर से बोल दिया कि भाई साहब हम एक काम करते हैं, अभी हम बिल्कुल भी रेट कट के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। बट इलॉन मस्क को ये डेफिनेटली पसंद नहीं होगा। उसके साथ साथ किसको पसंद नहीं होने वाला? मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी, रास नहीं आएगी, क्योंकि उनका भी मानना होगा कि रेट कट अभी फिलहाल और एक होना चाहिए, बिकॉज दे आर क्लियरली बिजनेस ओरिएंटेड पर्संस। तो उनको इकोनॉमी से बढ़िया, थोड़ा सा आप बोल सकते हो बेटर, उनका एक ध्यान होगा अपने बिजनेस के ऊपर। मतलब इकोनॉमी, हाँ ठीक है, इकोनॉमी को भी बैलेंस रखना है, बिजनेस को भी बैलेंस रखना है, बट थोड़ा ऊंचा देखेंगे और थोड़ा हम एज देंगे हमारे बिजनेसेस को। दैट्स वाई वो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। और इलॉन मस्क बहुत ज्यादा पावर में आ चुके हैं। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं अभी कि जितनी पावर डोनाल्ड ट्रंप की है उतनी ही पावर इलॉन मस्क की भी है आज के दिन में, क्योंकि खुला सपोर्ट किया था, खुला प्रमोट किया था, खुला खर्चा किया था, और आज के दिन मेरी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ के पीएम बोल सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि उतनी ज्यादा पावर उनको मिल रही है, उनको सीधा बड़े बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको बड़े बड़े मीटिंग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड बड़े बड़े अहदे पे उनको बिठाया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि भाई साहब बड़े हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टारलिंक लेके वो इंडिया में आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, वो भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने सुबह से बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, इसीलिए मैं 1 बाय 1 ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं। मैं जानबूझ के एक कमेंट पढ़ूं फिर आपको आंसर दो, बिल्कुल भी नहीं। आराम से ऐसे सेशंस हम बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिले और सारे डॉट्स प्रॉपर कनेक्ट हो। सो आपको पता चल रहा है कैसे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। अगर मैं सेपरेट सेपरेट बोल देता ना तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं जानबूझ के सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक बढ़िया सा मिश्रण आपको दे रहा हूं। सो अगर स्टारलिंक इंडिया में आता है तो क्या होगा? इंडिया के सारे प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे, जियो को प्रॉब्लम होगा, एयरटेल को प्रॉब्लम होगा, ब्ला 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 सारी चीजें बोली जा रही है। बट एक चीज क्लियरली बोल देता हूं, अगर स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है तो मेजर इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी को, अपने कंपनीज को या अपने सेक्टर्स को नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनियां यूएस में काम करती है, जो कंपनियां यूरोप में काम करती है, वही कंपनियां सेम इंडिया में प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स को वो सर्विस नहीं दे सकते। बहुत बड़े बड़े प्लेयर फेल हो चुके हैं भाई साहब। आप बोलोगे मर्सिडीज, BMW, जैगवार, ये वो सारी चीजें बाहर से ही इंडिया में आई है, मैं मान रहा हूं, बट उनका मार्केट शेयर देख लेना। जहां पे मारुति 5-5, 10-10 लाख कार बेचती है, कुछ हजार कारें बेचते हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब उनकी प्राइस भी तो ज्यादा है। डेफिनेटली, बिकॉज रिच लोगों का 1% लोग है वो। कितने ज्यादा है हमारे यहाँ करोड़पति लोग?
1% के आसपास। सो उन्हीं को वो लोग टारगेट करते हैं। सेम हो जाएगा स्टारलिंक, यहाँ का मर्सिडीज BMW। जो लोग बहुत ज्यादा महंगा इंटरनेट लेना चाहते हैं, जिनको अदानी अंबानी टाटा बिरला पसंद नहीं है, वो लोग उनके पास चले जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और अपन लोग तो डेफिनेटली वही यूज करने वाले, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट वो जिस प्राइस पे हमें दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्राइस पे स्टारलिंक 100% प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्योंकि आप डॉलर्स में एक बार चेक कर लेना यूएस में स्टारलिंक के रेट क्या है, आप समझ लो 50% नहीं है, 70% भी डिस्काउंट देके इंडिया में लॉन्च करेगा ना, फिर भी इनके प्राइस से कई गुना ज्यादा प्राइस उसकी हो जाएगी एज पर माय एनालिसिस। और उसके साथ साथ जैसे स्टारलिंक इंडिया में आ जाएगा, देखो वो तो सैटेलाइट बेस्ड बिजनेस है। अब सैटेलाइट बेस्ड बिजनेस कोई बहुत ज्यादा वायरिंग वगैरह कनेक्शंस करने की उनको जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड वो लोग नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप और अपनी सरकार कैसे चलती है आपको पता है, दोनों के संबंध अच्छे हैं। अब इस बीच में मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट किया था कि अगर बाहर की कंपनियां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में दिखा रही है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उनको आसानी से घुसने नहीं देना चाहिए, मेक इन इंडिया पे फोकस करो। अब आपको पता चल रहा है कि बहुत बारी बोला जाता है, ये स्टेटमेंट है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, जो रूमर्स है मैं बोलता हूं, अंबानी के और हमारे पीएम के संबंध अच्छे हैं या हमारे सरकार के संबंध अच्छे हैं, डेफिनेटली होने चाहिए। हर एक सरकार के साथ बिजनेसमैन के संबंध अच्छे होने चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ना वो बिजनेस चल सकता है ना हमारा देश चल सकता है, राइट। सो इस सिनेरियो में आपको पता चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इलॉन मस्क को थोड़ा एज दे रही है हमारे बिजनेसमैन के साथ, थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूं नजरअंदाज करके। मतलब उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनका जो मानना है, उसको साइड में किया जाए और सीधा उसको इंडिया में एंट्री देने की कोशिश हो रही है, इतना अपोज होने के बावजूद भी। मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी ताकत है इलॉन मस्क के पास। और वो जो ताकत है ना, हार्डली 20 सालों में उन्होंने गेन करी है, और एक्चुअल उसकी ताकत अभी 10-15 साल से ही दिख रही है, 10 सालों से ही बोल सकते हो। इसका मतलब देख लेना, कोई भी बंदा बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जाने के लिए देर नहीं लगती है। इसीलिए बार बार मैं आपको बोलता हूं, पहला 1 करोड़ कमाओ। मुझे देखने हैं 1000 लोग रीचमी के माध्यम से करोड़पति बने हुए। इसीलिए जल्द से जल्द जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटी अमाउंट हो, 1000 की एसआईपी, 2000 की, 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, जो भी डालना है डालो। इस नंबर को कॉल करो, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसके साथ साथ इन्वेस्ट करना शुरू करो। उससे होता यह है ना कि एक बार शुरुआत हो जाए ना तो धीरे धीरे आपका पोलियो बढ़ने लग जाता है। पहला 1 करोड़ जैसे आपका बन जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। मैं एक वीडियो के ऊपर आज प्लान करने वाला हूं, आने वाले कुछ दिनों में आपको वीडियो देखने मिल जाएगा कि 2025 में मैं क्या करने वाला हूं, कैसे मैं 10,000 लोगों को रीचमी के साथ जोड़ने का प्लान कर रहा हूं, जिनको मैं बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करने वाला हूं। अगर आपको भी फ्री में अगर ऐसा कुछ ज्ञान चाहिए, फ्री में अगर मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस आपको करना है, 2025 कमेंट में लिख देना। अगर आपके कमेंट आ जाते हैं, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर काम करूंगा और वीडियो बना दूंगा। 10 दिन के अंदर ही मुझे लगता है वो होना चाहिए। आज से ही मैं शुरुआत कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो, अदरवाइज नहीं। बात करते हैं ममा अर्थ की। वहां पे बहुत ज्यादा ब्लडबाथ हो चुका है। होनासा की अप्रोक्सीमेटली 56% स्टॉक गिर चुका है। अगर आपको याद होगा तो उसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी आपके साथ किया था कि उनके जो सुपर स्टॉकिस्ट है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चेन बता देता हूं। प्रोडक्ट बन गया XYZ कंपनी का, अगर समझो मैंने रीच मी का ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट लिपस्टिक बना दी, अब ये लिपस्टिक मैं क्या करूंगा, सुपर स्टॉकिस्ट को देंगे। सुपर स्टॉकिस्ट नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट करते हैं उनको बेच देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर उनके नीचे वाली चेन में, नीचे वाली चेन फिर रिटेलर को बेचेंगे। ऐसे 7-8 चेन बीच में होती है। अब ये लोग फोकट तो काम नहीं करेंगे, ऐसे ही काम तो इनसे होगा नहीं। ये लोग कमीशन लेंगे, ये 4-5% लेगा, ये 5-10% लेगा, ये 2-3% लेगा, ये 3-4% लेगा, जो भी ऐसे लेते 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 20-25-30% यहाँ पे चला जाता है और बाद में रिटेलर के पास आता है। अब ये रिटेलर नीचे बेच देता है या दुकानदार नीचे बेच देता है, वो उसका कमीशन रख देता है। दैट्स वाई कोई भी एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बनता है तो वो बेचते हैं 200 रुपए, 300 रुपए में, क्योंकि ये सारे लोग बीच में कमाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे तो कमाना ही होगा। अब हुआ ये, सुपर स्टॉकिस्ट बोल रहे हैं कि ममा अर्थ होनासा हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा माल वापस नहीं ले रहा है, एक्सपायरी वाला माल का जुगाड़ नहीं बन रहा है, जो सपोर्ट होना चाहिए ऊपर से वो हो नहीं रहा है, स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उसको काउंटर करते हुए इन्होंने सीधा एक काम कर लिया, सुपर स्टॉकिस्ट हटा ही दिया। अब सुपर स्टॉकिस्ट हटा दिया, इसका मतलब सिंपल है, उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करा लिया।
अब ये बिजनेस में बहुत बड़ी निगेटिव साइड होती है। अब एक चीज देखना, मैं दोनों के साइड से बोल देता हूँ। जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है, आप और हमारे जैसे ही लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नीचे सप्लाई करते हैं, घूम घूम के गाड़ियां घूमती है ना लोगों की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की वगैरह कार्स घूमती हुई, बाइक्स घूमती हुई, उसके साथ साथ बड़े बड़े ट्रक घूमते हुए आपने देखे होंगे अलग अलग कंपनी के। तो ये जो लोग हैं ये वो काम करते हैं। अब सीधा कंपनी ने बोल दिया कि ये नहीं चाहिए हमें, इसका मतलब उन्होंने उस बिजनेस पे इन्वेस्ट किया था, उस बिजनेस के लिए एक बड़ी उन्होंने चेन खड़ी कर दी थी, वो सारा पैसा, उनका सारा स्टाफ, उतनी सारी व्हीकल्स, ऑफिसेस, उनका सारा पैसा स्टेक पे लग जाता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब कंपनी ऐसा कोई डिसीजन लेती है। बट कंपनी की तरफ से अगर हम देखें, हमें तो बैलेंस शीट से मतलब है। दिक्कत ये हुई कि कंपनी ने सीधा लॉस बुक कर लिया। लॉस बुक कर लिया, मुझे एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़े नहीं है, 417 करोड़ समथिंग उन्होंने कुछ नेट सेल्स रिवेन्यू जनरेट किया था, और 19-20 करोड़ का कुछ उन्होंने लॉस किया था। इसका मतलब सिंपल है कि इनका जो सेल्स है ना, वो भी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन था, और नेट प्रॉफिट भी डाउन था। अब ये दोनों चीजें डाउन होने की वजह से मार्केट ने सीधा उनको निगेटिवली ले लिया। अब इतना ज्यादा निगेटिवली ले लिया, मैं एग्जैक्ट आंकड़े भी आपको बता दूंगा स्क्रीन पे देख के। 15 करोड़ का लॉस लिया है और 417 करोड़ के सेल्स हुए इनके, जो कि 500 करोड़ लास्ट क्वार्टर में हुए थे, मतलब डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। 460 से फिर 417 में आई, वो भी ईयर ऑन ईयर डाउन हो चुके हैं। 2023 मार्च में अगर आप देखो तो 151 करोड़ का इन्होंने लॉस लिया था, उसके बाद में कभी भी इन्होंने लॉस नहीं लिया, सीधा गए हुए क्वार्टर 2 में इन्होंने लॉस ले लिया। अब जब लॉस लेते हो ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई साहब। कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो सिंपल है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जो अमेरिका को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्टन वे में वो सस्टेनेबल है, बट ये जो बिजनेस है ना, वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होते। अब इसमें अगर आप रेशो देखो, हार्डली 2-5% बिजनेस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो लोग लॉस बुक करके बड़ा क्लाइंट एक्वायर करते हैं और उसके बाद वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। मेजरली बिजनेस इस कंडीशन में फेल ही होते हैं। सो अगर आप भी बिजनेस करने वाले हो ना, तो एक दिमाग में फिट होना चाहिए कि भाई साहब हम प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनेंगे, ना कि लॉस मेकर्स बनेंगे। अब लॉस मेकर्स कब बनते हैं? जब बाहर से फंड उठाते हो, इधर उधर का पैसा लगा देते हो, तुक्का लगा के चलता रहता है। ऐसे बिजनेस मॉडल पे मेरा भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हमें ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर रहा है, तो इसका मतलब भी सिंपल है कि ये स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है, वो भी हमें फंडामेंटली दिख रहा है। सो आपको समझ में आ गया, हमें जस्टिफिकेशन मिल गया कि स्टॉक गिर रहा है। ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, इस वजह से सिर्फ नहीं गिर रहा है, इसके फंडामेंटल भी वीक हो चुके हैं। सो पहले डॉट को यहां पे हमने कनेक्ट किया। पहले हमने क्या डिस्कस किया था? बढ़िया स्टॉक, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, भाई साहब अच्छा माल सस्ता मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, बट सस्ता भी मिल रहा है और चाइनीज भी माल है, नहीं लेना है हमें। समझ गए? मैं किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्मार्टफोन में एक पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लाई थी, अप्रोक्सीमेटली 7,500 करोड़ वगैरह समथिंग, मुझे लगता है हाँ 5,800 करोड़ का कुछ पीएलआई स्कीम में पैसा इन्होंने दे दिया था गवर्नमेंट ने, बट उससे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। मेजरली मुझे लगता है आईफोन ने कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी इसमें उतर चुकी है ऑलरेडी। टाटा ने वगैरह इसमें एंट्री ले ली है, रिलायंस ने एंट्री ले ली है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, वेदांता ने भी इसमें एंट्री ले ली है। सो चिप मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। ये 5 साल में ना ये 12% से सीधा 20% तक पहुंच चुके हैं। सो दैट इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी है, उसको एक्वायर कर लिया है अदानी साहब ने। मैं भी उसका चार्ट एक बार देख लेता हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लियरली आपको बोल सकता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 60%, 60.14% के स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। बट मजे की बात यह है, स्टॉक था परसों के दिन, मतलब 2 दिन में, मतलब पहले था वो 420 के आसपास, सीधा उसने हाई बनाया 735 का, और फिर से नीचे आया 670 के आसपास। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, समझ रहे हो? जब भी कोई न्यूज आती है ना, आग लग जाती है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको शेयर करता हूं या बता देता हूं। ये कंपनी क्या करती है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को एक्वायर किया अदानी साहब ने। बट मुझे एक चीज बोली है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जहां पे डिस्कस कर दिया था कि अब ये रॉकेट बन गया, यहां जाएगा वहां जाएगा, मल्टीबैगर बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब क्यों मल्टीबैगर बनेगा? क्योंकि अदानी साहब ने एक्वायर किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है, जो न्यूज है, जो रूमर्स है, जो वीडियोस है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट? अब ये बात आती है एक्सप्लेनेशन पे। इसमें और एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। मैंने बहुत बारी टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा, मार्केट गिरेगा बढ़ेगा जो भी है, हमने टाइटल थंबनेल दे दिया। अब 2 चीजें होती है,
एक तो मेरा ओपिनियन होता है और एक तो होता है न्यूज। ये जो चैनल है ना मेजरली न्यूज के ऊपर है। न्यूज में क्या होता है कि हमें बताना होता है हो क्या रहा है, राइट। और ओपिनियन में मुझे क्या लगता है ये बताना होता है। अगर न्यूज में आ जाए मार्केट गिरेगा, मैं बता दूंगा मार्केट गिरेगा, ऐसा न्यूज आ रहा है, ये न्यूज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा ओपिनियन है, वो सिर्फ मैंने बोल दिया है जो न्यूज है, वो समझा करिए। इसीलिए अच्छे से वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी। अब पीएसपी प्रोजेक्ट अगर मल्टीबैगर होने वाला है, बिकॉज ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है और इतनी बढ़िया कंपनी है, अदानी ने एक्वायर करी है, इसीलिए ऊपर जाएगा। पहले ये ऊपर नहीं जा रहा था, ये सीधा गिरता हुआ ही नजर आ रहा था हमें। इसका हाई जो था अप्रोक्सीमेटली 850 का था और लो बनाया 550 के आसपास, 570 के आसपास। सो अगर ये इतना ही बढ़िया मतलब अदानी बनाएंगे तो एसीसी अंबुजा को नहीं बना पाए। रीजन बिहाइंड दैट, एसीसी अंबुजा में फॉल है, वो दोनों स्टॉक नीचे है। इसका मतलब वो दोनों स्टॉक खराब बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब यही है, वो जिस प्रकार से जाएंगे उसी प्रकार से यहां पर भी मूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसका भी पीई ऑलरेडी 28 है, इंडस्ट्री का 29 है। आई होप कि आपने सारे डॉट कनेक्ट करे होंगे। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको बड़े होते हैं बट जेन्युइनली अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।